नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल को हम एनसीईआरटी से तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को अपने नोट से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ले रखा है। बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में मेनली सेल एनवेलप पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो दोस्तों ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप है ये 3 वॉल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज से बनी रहती है दोस्तों? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई रहती है। ठीक है, बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, फिर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आ जाती है सेल वॉल और सेल वॉल से अंदर आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम कहें सेल मेम्ब्रेन। ये पूरे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों? साइटोप्लाज्म, जो कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एंड इट इज द मेन एरेना फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे दोस्तों कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये एक स्पेशल इनफोल्डिंग शो करता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। और ये मीजोसोम जो है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, या हम जीनोफोर कह दें, या हम इसी को कह देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्लास्मिड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सेल इंक्लूजन्स है, ये पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। आगे हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पोलीराइबोसोम क्या होगा ये आप देख पा रहे हैं। जैसे ये एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर आपका क्या अरेंज रहता है भाई? इसके ऊपर हमारा ये राइबोसोम अरेंज रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अरेंज रहते हैं। ये इसे हम लोग क्या कह देते हैं? पोलीराइबोसोम कह देते हैं। सपोज यहाँ पे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, 2 सब यूनिट प्रेजेंट होंगी इसकी, एक हो गई 50s, दूसरी हो गई 30s। ठीक है, ऐसे ही 50s 30s। ठीक है जी, 50s 30s, ये दो सब यूनिट्स इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या कहलाता है? पॉलीसोम, या हम इसी को कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब मैनी, और बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं एमआरएनए से, तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कह देते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोइड है दोस्तों, इसके अंदर बैक्टीरियल ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अच्छा, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए और पॉलीअमाइन। यहाँ पे जो डीएनए है वो कैसा होता है दोस्तों? डबल स्ट्रैंडेड होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर भाई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, तो ये बात 100% गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और नेकेड डीएनए यानी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ये प्रेजेंट है, और ये मेन जीनोम की तरह वर्कआउट करेगा। आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अब हम जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप की सबसे बाहर वाली लेयर है। ठीक है, अगर दोस्तों ग्लाइकोकैलिक्स थिन और लूज सीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। अच्छा, इस स्लाइम लेयर का क्या काम रहता है कि इट रिटेन अ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, पानी और मिनरल्स को स्टोर करने का एक तरह से ये काम करता है ना। अगर आपकी ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है ये कैसी हो दोस्तों? थिक और टफ होगी तो क्या कहलाती है? ये कैप्सूल कहलाती है, और इसका मेन काम रहता है कि इट प्रोटेक्ट्स अवर इम्यून सिस्टम, मींस इट प्रोटेक्ट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स से कहां है? अंदर की साइड है। ठीक है जी, तो ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी रहती है? मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टाइड जो वर्ड है, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड्स एक तरह से। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स हैं, और ग्लाइकेन यानी कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब दोस्तों सेल वॉल जो है वो अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलके बनी हुई रहती है। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। ओके, अब हम देखिए दोस्तों, जब हम सेल को या किसी बैक्टीरिया को ये हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर आपने इसको रख दिया, ये सेल को हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर रख दिया, तो जब भी आप हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर सेल को रखोगे तो सेल क्या करेगा? इट विल स्वेल अप, यानी स्वेल यहां पे क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, एंड फाइनली इट विल
बर्स्ट, ठीक है, हाइपोटोनिक मीडियम में रखने पर। हाइपोटोनिक मीडियम में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनसाइड, इसीलिए जो बाहर पानी वगैरह है वो अंदर की साइड डिफ्यूज करेगा, इसीलिए बाहर से अंदर की ओर हमने यहाँ पे ये क्या लगाए हैं, एरो लगाए हैं, ठीक है। तो इस केस में सेल क्या कर जाएगा, सेल स्वेल अप कर जाता है। अच्छा, अगला केस हमने दोस्तों क्या लिया है, ये हमने लिया है हाइपरटोनिक मीडियम। अच्छा, हाइपरटोनिक मीडियम में क्या रहता है कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बाहर के कंपैरिजन में। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जो पानी है या जो लिक्विड है वो सेल के अंदर से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। अच्छा देखो, दोनों के मैं हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग करेले की सब्जी बनाते हैं तो करेले में यदि नमक लगा के रखा जाता है तो उसका जो कड़वाहटपन है वो बाहर आ जाता है। या हम कैरी अचार बनाने के लिए जब यूज करते हैं उसमें अगर हम नमक लगा के रख दें तो उसमें से पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। या फूली हुई किशमिश या बादाम को आप नमक के घोल के अंदर रखेंगे तो वो भी श्रिंक कर जाती है। ये सभी हाइपरटोनिक मीडियम के एग्जाम्पल हैं। और हाइपोटोनिक में आप जानते ही हैं, हमने बादाम भिगोई, किशमिश भिगोई पानी के अंदर तो वो फूल जाती है, वो हाइपोटोनिक मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है जी। इस वाले केस में, हाइपरटोनिक वाले केस में सेल क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा दोस्तों, क्रिश्चियन ग्राम नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या तैयार किया, एक बैक्टीरियल स्मीयर तैयार किया। अच्छा, बैक्टीरियल स्मीयर में क्या किया जाता है, एक ग्लास स्लाइड ली जाती है, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, जो थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया है उसे स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, उसे स्प्रेड कर देंगे और जो एक खाली और स्लाइड लेके दोनों को आपस में रब करते हैं, है ना, दोनों स्लाइड को थोड़ा सा। तो इसमें देखिए क्या किया जाएगा, अ थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रे और अ स्लाइड फॉर स्टेनिंग, स्टेनिंग यानी कलर आप उसके ऊपर डालेंगे, कोई डाई डालेंगे, इज नोन एज बैक्टीरियल स्मीयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरियल स्मीयर तैयार किया, ये दिख रहे हैं आप, ये बैक्टीरियल स्मीयर दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है जी, ये ग्लास स्लाइड पर तैयार किया गया। अच्छा, इस बैक्टीरियल स्मीयर पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिस्टल वायलेट डाई को डाल दिया, ठीक है। तो हमें ब्लूइश पर्पल कलर का कलर देखने को मिला। अब इस ब्लूइश पर्पल कलर पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला फर्दर, तो हमें क्या मिल गया, डार्क कलर मिल गया। अच्छा, इस डार्क कलर को फिर जो है वॉश किया गया वाटर की हेल्प से और इथाइल अल्कोहल या हम कहें एसीटोन की हेल्प से वॉश कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे विच रिटेन द कलर, जिनके ऊपर कलर चढ़ गया, है ना, तो कलर रह गया, निकला नहीं इनका कलर। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर स्टेनिंग आ जाती है उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। डी स्टेन्ड बैक्टीरिया, जिनका रंग चला गया, रंग निकल गया, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। देखिए डी स्टेन्ड बैक्टीरिया, फिर आप इन्हें फर्दर स्टेन करेंगे सेफ्रेनिन के साथ तो पिंक कलर मिलेगा, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे बहुत ही अच्छे से हमने डिफरेंस मेंशन किया है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, स्मूथ सेल वॉल, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल लेयर्ड है और कैसी है, स्मूथ है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होती है और वे भी सेल वॉल होती है, ठीक है। अब हम बात कर लें सेल वॉल थिकनेस की, सेकंड पॉइंट की। तो इनकी जो सेल वॉल की थिकनेस है वो लगभग 20 से लेके 80 नैनोमीटर होती है। और मैं लगे हाथ आपको यहीं पे बताना चाहूंगा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसकी जो थिकनेस है सेल वॉल की वो 8 से 10 नैनोमीटर होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की बात करें हम लोग, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कैसी होती है, इसकी थिक लेयर होती है ना, ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ये पतली होती है और ज्यादातर सिंगल लेयर्ड होती है। टिकोइक एसिड की बात करें तो दोस्तों टिकोइक एसिड में क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो टिकोइक एसिड है ये कैसा रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं रहता है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपोपोलीसैकाराइड। लिपोपोलीसैकाराइड की बात करें तो लिपोपोलीसैकाराइड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपोपोलीसैकेराइड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, लिपिड और पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, है ना, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लिपिड कंटेंट की बात करोगे आप तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर दोस्तों लिपिड कंटेंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो लिपिड की मात्रा है, लिपिड कंटेंट है, वो 20 to 30% होती है। अब रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एंटी शब्द का मतलब होता है अपोजिट, बायो यानी लाइफ या लिविंग, तो एंटीबायोटिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती हैं। तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स का अपोज कौन कर रहा है ना, एंटीबायोटिक्स किस पे असर नहीं कर पाएंगी, तो यहां पे लिखा हुआ है कि दीज आर वेरी ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा खतरा रहता है किससे, एंटीबायोटिक से, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वेरी रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इन्हें उतना खतरा नहीं है, इनके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक्स इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हम बात करते हैं मीजोजोम की। तो मीजोजोम क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीजोजोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। अच्छा, मीजोजोम्स के अलग अलग शेप हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका वेसाइकल के फॉर्म में हो सकता है, या लेमिले के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, क्या, मीजोजोम। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मीजोजोम। दोस्तों मीजोजोम का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है, काफी सारे फंक्शंस है, जैसे इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि भाई जो मीजोजोम है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि देखिए मीजोजोम फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना, इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ाता है एक तरह से, है ना, तो मीजोजोम जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और जो इट इंक्रीजेस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाने में भी मदद करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सीक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करेगा मीजोजोम, इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करता है, कौन, मीजोसोम। अब हम आ जाते हैं प्लाज्मिड के ऊपर। दोस्तों प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल यानी क्रोमोसोम के बाहर प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मिड एक हेरिडिटी मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, प्लाज्मिड के दोस्तों तीन फैक्टर होते हैं। तीन फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला तो है आर फैक्टर यानी रेजिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस फैक्टर। अगला है एफ फैक्टर, एफ मतलब फर्टिलिटी, तो दूसरा है फर्टिलिटी फैक्टर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये भी आपको काफी डिटेल में ही है वैसे। अगला कॉलिसोजेनिक फैक्टर जो होता है, ये क्या करता है भाई, इट मेक्स पॉइजन फॉर किलिंग अदर बैक्टीरिया। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है कि नहीं। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही प्रेजेंट है, सही बात है। ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ए मेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होगा किसके अंदर, ये गलती से मेंशन हो गया दोस्तों यहाँ, यूकैरियोटिक सेल, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है दोस्तों, क्या, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ना कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होता है क्या, 70S, बाकी तो 80S ही होता है यूकैरियोटिक के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। S मतलब सेवेड वर्ग यूनिट, जैसे देखिए हम डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में नापते हैं, वेट को केजी वगैरह में ग्राम में नापते हैं, ऐसे ही हम राइबोसोम की यूनिट की बात करते हैं तो ये सेवेड वर्ग यूनिट होती है। ठीक है, दो सब यूनिट दिख रही हैं, एक होती है 50S सब यूनिट जो कि लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, और 30S जो है आपकी क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ये हमने बढ़िया सा डायग्राम बना रखा है आपके सामने, पॉलीसोम, पॉली का मतलब ही क्या होता है, मैनी यानी बहुत सारे। ठीक है, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, पॉली यानी मैनी, बहुत सारे राइबोसोम।
देखिए दोस्तों, हम आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? पहली बात तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, हम देख चुके हैं पहले भी, आपको पता है। देखिए, एमआरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है जी। अब एक और होता है टीआरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब जेनेटिक्स में पढ़ेंगे इनको डिटेल में, अभी आगे नहीं जाएंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक एमआरएनए यानी एक मैसेंजर आरएनए है। अब इसके ऊपर क्या है? ये हमारे बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। ये बड़े बड़े ऊपर की ओर जो गोले बनाए हैं मैंने, ये लार्जर सब यूनिट्स हैं, है कि नहीं? लार्जर सब यूनिट में यहाँ क्या आ जाएगा? ये 50s हो गया, ठीक है जी। और नीचे स्मॉलर सब यूनिट है, मतलब 30s। इसी प्रकार से पूरे में यही चलेगा, ऊपर 50s, नीचे 30s। तो ये हमारे जब बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए पे अरेंज हो जाते हैं तो ये हमारा तैयार हो जाता है क्या? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अब इनके ऊपर ये क्या बन जाते हैं? अमीनो एसिड्स की चेन बनती जाती हैं और अलग होती जाती हैं। ये देखिए, अमीनो एसिड्स बनते जा रहे लगातार, तो ये हमारी बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों? तैयार हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, लार्जर सब यूनिट ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट एट, इस क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इज प्रेजेंट एट 3' एंड, END एंड है ये, ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट एट 3' एंड स्मॉलेस्ट एट 5' एंड। देखिए, ये 5' एंड दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप। स्मॉलेस्ट सब यूनिट कहाँ है? 5' एंड की तरफ है। ये देखिए, अमीनो एसिड यहां से बनना चालू हुआ है 5' एंड की तरफ से, और ये हमारा रहा 3' एंड, देख पा रहे हैं आप, ये 3' एंड है। यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड की लार्जर सब यूनिट मिल रही कि नहीं मिल रही हमें? बस यही लिखा हुआ है कि आपके 5' एंड की तरफ अमीनो एसिड की स्मॉलर सब यूनिट मिलती है और हमारे 3' एंड की तरफ लार्जर सब यूनिट मिलती है। देखिए, आगे लिखा हुआ है कि अ सीक्वेंस विल रिमूव फर्स्ट फ्रॉम 3' एंड, ठीक है। 3' एंड से जो है सीक्वेंस पहले हटेगी अमीनो एसिड्स की। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल इंक्लूजन के बारे में। हमने सेल इंक्लूजन को भी देखा है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अच्छा, सेल इंक्लूजन क्या है? कि नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ रहता है अपना आराम से, ठीक है। इसका मेन काम क्या है दोस्तों? स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व मटेरियल, इसका काम होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो गए? देखो, फॉस्फेट ग्रैन्युल इसका एग्जांपल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रैन्युल और ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स, ये एग्जांपल्स हैं किसकी? सेल इंक्लूजन्स के। आ जाते हैं हम गैस वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो गैस वैक्यूल्स क्या है? गैस वैक्यूल्स आर कवर्ड बाय प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। गैस वैक्यूल्स किससे ढके हुए रहते हैं? प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन से ढके हुए रहते हैं। जो गैस वैक्यूल्स हैं दे हेल्प्स इन फ्लोटिंग, ठीक है, ये तैरने में मदद करते हैं। एंड इट प्रोवाइड बायोन्सी। अच्छा, बायोन्सी मतलब क्या होता है? मान लीजिए पानी के अंदर नाव तैर रही है ना, तो नाव के ऊपर मतलब पानी एक फोर्स लगाता है, जिसे हम अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं ना, उसकी वजह से ही हमारी जो बोट है वो इजीली क्या करेगी? बड़ी अच्छे से अपना तैर सकेगी, ठीक है। तो ये अप थ्रस्ट है ना। तो गैस वैक्यूल्स जो है ये फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं और ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? गैस वैक्यूल के एग्जांपल, गैस वैक्यूल कहां देखने मिल जाएगा? हमारे ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अंदर देखने को मिल जाता है हमें गैस वैक्यूल्स। आ जाते हैं हम क्रोमैटोफोर्स के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि हम बात कर ले साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है। अब यहां पे इनके अंदर क्या है कि कुछ मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें दोस्तों हम क्या कहते थे? क्रोमैटोफोर्स। अच्छा, क्रोमा वर्ड जो है हमेशा याद रखना, क्रोमा वर्ड जो है इसका मतलब होता है कलर, ठीक है। तो यहां पे इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि इन्हें एक स्पेसिफिक कलर वगैरह देंगे। अब देखिए ये लिखा है कि दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना है ये क्रोमैटोफोर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए स्कैटर्ड नहीं रहता, डीएनए बिखरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। ये जो है किसके फॉर्म में कहां प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के प्रेजेंट में फॉर्म में प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। देखिए हमने बात भले की कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ना, या हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, लेकिन इसका जो डीएनए है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड नहीं है पूरे सेल के अंदर, वो जो है वो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के अंदर प्रेजेंट है। आ जाते हैं हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला के बारे में फटाफट से।
देखिएगा ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। बेसिकली फ्लैजिला के 3 भाग होते हैं, क्या क्या? एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक और तीसरी होती है बेसल बॉडी। क्या क्या है बोलिए? फिलामेंट, हुक और थर्ड वन इज बेसल बॉडी। देखिएगा ये जो फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। ये किससे बना रहता है? फ्लैजिलेन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये हुक मिडिल पोर्शन है, ठीक है, जो कि बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करने में काम आ रहा है। अच्छा ये बेसल बॉडी है, ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये रॉड, अच्छा ये रॉड आप बीच में देख पा रहे हैं, देखिए मैं इसको बीच में रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा क्या है? ये हमारी जो है ये रॉड है, ठीक है जी, ये रॉड है। अब ये रॉड है और रॉड पर 4 रिंग बनी हुई हैं। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर रिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एल रिंग, ठीक है। एल रिंग जो है दोस्तों, एल रिंग किससे बनी हुई है? लिपोपोलीसैकेराइड। लिपोपोलीसैकेराइड यानी लिपिड और पोलीसैकेराइड से बनी हुई है। फिर जो सेकंड लेयर है ऊपर से उसको बोलते हैं पी रिंग, तो ये बनी हुई रहती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई रहती है, ठीक है। फिर अगली है एस रिंग। एस रिंग यानी सुपर या सुप्रा मेम्ब्रेनस रिंग के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। अगला एम रिंग, एम रिंग यानी मेम्ब्रेनस रिंग। तो ये फुल फॉर्म है, देखो एल रिंग यानी लिपोपोलीसैकेराइड की रिंग होती है, पी रिंग यानी पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग है, एस रिंग यानी सुपर या सुप्रा मेम्ब्रेनस रिंग है, और एम रिंग यानी मेम्ब्रेनस रिंग होती है। देखिए ये जो एल और पी रिंग है दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? आपका सेल वॉल बना लेंगे, जो कि आउटर लेयर होती है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। एक्सेप्ट सेल वॉल किसके अंदर एब्सेंट है बताइए? सेल वॉल कौन से प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट है? तो माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। ये एस रिंग और एम रिंग दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप सो फ्लैजिला का डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए हमने साफ साफ यहां मेंशन कर रखा है कि 2 पेयर ऑफ रिंग्स, 2 पेयर, पेयर यानी 4 संख्या, क्या हो गई? 4, 4 इन नंबर, ठीक है। दे ऑकर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। और 1 पेयर ऑफ रिंग, 1 पेयर ऑफ रिंग यानी 2 इन नंबर किसके अंदर प्रेजेंट है? दे ऑकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो याद रख लेना भाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 2 पेयर ऑफ रिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर 1 पेयर ऑफ रिंग। देखिए ये जो फ्लैजिला है पूंछ जैसा दिखता है ना, ये किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन मोटिलिटी, है ना, बैक्टीरिया वगैरह को मूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है जी। आई होप सो फ्लैजिला समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है पिलाई या फिम्ब्रीन। देखिए पिलाई जो है किससे बना रहता है? पिलिन प्रोटीन से बना रहेगा। इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा ये जो पिलाई है ये 2 प्रकार की हो सकती है, या तो सेक्स प्लाई होंगी या फिर वेजिटेटिव प्लाई होंगी, ठीक है। जो सेक्स प्लाई होती हैं दोस्तों ये कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, टिब्यूलर होती हैं, और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं, यानी एक तरह से फ्यूजन में, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो वेजिटेटिव पिलाई हैं ये कैसी होती हैं? हेयर लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे हमारा जो ब्रश रहता है ना उसमें रहते हैं दांत, ब्रिस्टल्स जो रहते हैं वैसे ही ये दिखता है। तो हेयर लाइक ब्रिस्टल्स एंड इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। आई होप सो आज की वीडियो में हमने पूरा जो भी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज सजेशंस जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाली हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बने रहिए इसी तरीके से HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।